कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर एक नया चैप्टर का नाम है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज हम पढ़ेंगे आसियान। आसियान मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारे आसियान की स्थापना हमारे 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। कहाँ? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो स्थापना के समय इसमें 5 देश थे। कितने? 5 देश थे। कौन कौन? एक तो हमारा थाईलैंड था, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये हमारे 5 देश थे हमारे स्थापना के समय। लेकिन आज कितने देश हो गए हैं इसके अंदर? 10 देश हो गए हैं। और 10 देशों को हम यदि मैप में देखना चाहें, मैप में देख सकते हैं इनको 10 देशों को। और वो कौन कौन से देश है? एक तो हमारा म्यांमार है, एक हमारे थाईलैंड है, एक हमारे कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई दारुसलाम। तो ये हमारे 10 देश हैं। तो 10 देशों को का समूह हमारे आसियान समूह। तो इनके बारे में देखेंगे। जब इसकी शुरुआत की गई थी, जब स्थापना की गई थी, तब इसमें केवल 5 सदस्य थे। लेकिन आज इसमें कितने सदस्य हो गए? आज इसमें 10 सदस्य हो गए हैं। तो देखें कि 10 सदस्यों के बाद कि छठा सदस्य कब आया। तो छठे सदस्य की बात करें हम, तो छठा सदस्य हमारे 1984 में ब्रुनेई आया। 95 में हमारे लाओस और वियतनाम आते हैं। 97 में हमारे म्यांमार और 99 में हमारे 10वां देश हमारा कंबोडिया आता है। इस तरह 1999 से इसमें 10 देश हो जाते हैं। मुख्यालय की बात करें, हमारे आसियान का मुख्यालय हमारे जकार्ता में। अब बात करते हैं इसके पहले शिखर सम्मेलन के बारे में। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में हुआ था। आप सोच सकते हैं कितना पुराना संगठन है कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1976 में बाली में। तो बाली में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। वहाँ पे आसियान देशों के मध्य एक मित्रता की संधि होती है। कब मित्रता की संधि होती है? 1976 में। आप देख सकते हैं कि 1976 तक हमारे 5 ही देश थे, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया। ये देश हमारे आसियान के अंदर शामिल नहीं थे। शुरुआत में 5 देश थे, उनके बीच में क्या मित्रता की संधि होती है। अब मित्रता की संधि होने के बाद इसमें क्या द एशियन वे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। किसका? द एशियन वे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है इसके अंतर्गत, जो क्या आसियान देशों के संबंधों को नियमित करता था। जो क्या करता था? आसियान देश है तो आसियान देशों के संबंधों को नियमित करता है। इस सिद्धांत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अन्य देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना तथा आपसी बातचीत से विवादों का निपटारा करना, ये चीज़ शामिल थी। तो इसमें क्या क्या शामिल था? हमारे इस सिद्धांत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अन्य देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना तथा आपसी बातचीत से विवादों का निपटारा करना, ये चीज़ इसके अंदर शामिल थी। आसियान की बात करें तो आसियान का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करना था। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे आसियान का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग और सहयोग स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब हम देखेंगे आसियान के विभिन्न मंच। आसियान तो हमारे 10 देशों का एक समूह है, तो आपस में तो ये काफ़ी सारे कार्य करते हैं। लेकिन आसियान एक समूह के रूप में, कैसे? आसियान एक समूह के रूप में भी कार्य करता है। कैसे? आसियान प्लस 1 के रूप में। कैसे? आसियान प्लस 1 के रूप में ये समूह के रूप में कैसे कार्य करता है? तो अन्य देशों के साथ ये एक एक करके वार्ता करता है। कैसे? अन्य समूह के साथ ये एक एक करके वार्ता करता है। तो उसकी बात करें, जैसे भारत और आसियान आपस में बातें करते हैं या वार्ताएं करते हैं, चीन और आसियान बातें करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और आसियान बातें करते हैं। तो हमारा आसियान क्या है? एक ग्रुप की तरह है। कैसे? एक ग्रुप की तरह बातें करता है। तो एक एक करके बात करता है, उसे आसियान प्लस 1 मीटिंग कहते हैं। फिर आता है हमारा आसियान प्लस 3 मीटिंग। क्या? आसियान प्लस 3 मीटिंग की बात करें हम, तो इसमें आसियान क्या है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ये 3 देश है। कौन कौन? चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। इन 3 देशों के साथ क्या है? एक साथ बातें करता है, जिसे आसियान प्लस 3 मीटिंग कहेंगे। फिर आसियान प्लस 6 की बात करें तो इसमें 6 देश हो जाते हैं। 3 तो हमारे पहले से थे। कौन कौन? चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। इसमें 3 और देश आ जाते हैं। तो इसमें आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते वाले
मतलब आसियान के साथ जिन 6 देशों ने मुक्त व्यापार समझौते की बात की थी वो 6 देश आते हैं। कौन कौन? भारत, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो हमारे 6 देश हैं, तो 6 के 6 देश हमारे आसियान से जुड़ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? आसियान प्लस 6। तो ये आपस में जब बातें करते हैं आसियान प्लस 6 वार्ता कहेंगे। आसियान के इन 6 देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता प्रस्तावित था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं होता है। केवल 5 ही देश इसमें शामिल होते हैं आसियान का जो मुक्त व्यापार समझौता है। फिर बात करें आसियान 8। आसियान 6 के अलावा इसमें 2 राष्ट्र और भाग लेते हैं, जैसे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। जब ये दोनों भाग लेते हैं तो इसे आसियान प्लस 8 कहेंगे। जब आसियान प्लस 8 की बात होगी तो इसे ईस्ट एशिया समिट भी कहा जाएगा। क्या? इस ईस्ट एशिया समिट भी कहा जाएगा जब इसमें क्या 8 के 8 सदस्य जो हमारे जो आसियान है इससे बातें करते हैं। फिर बात करें आसियान 8 के जो रक्षा मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की जाती है। आसियान के 10 देश और तो हमारे जो बाकी के 8 देश है ये सारे के सारे हमारे मिलके एक बैठक करते हैं, तो इसमें सारे सारे रक्षा मंत्री भी आपस में बातें करते हैं। अब जैसे हमने पहले बताई थी आपको आसियान प्लस 6 की जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो उसकी बात करें तो उसमें एक समझौता करने की बात की गई थी जिसे RCEP कहते हैं। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या कहते थे? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसकी बात करें तो यह आसियान और उसके 5 मुक्त व्यापार समझौते वाले देश, जिसमें क्या भारत ने इसका साथ नहीं दिया, इस चीज़ का साथ नहीं देता भारत निकल जाता है। तो इनके मध्य क्या संपन्न क्षेत्रीय व्यापार समझौता है। इनके बीच में क्या क्षेत्रीय व्यापार समझौता है ये। इसमें क्या वस्तु, सेवा, निवेश, भौतिक संपदा इसको शामिल किया जाता है। इसमें क्या वस्तु, सेवा, निवेश और भौतिक संपदा को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं बहुत सारे कारण हैं, तो भारत का निम्नलिखित कारणों से RCEP में शामिल नहीं होता। जो मुक्त व्यापार समझौता था तो भारत ने ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से इसमें शामिल होने से मना कर दिया, जबकि दुनिया को तो ये बहुत फायदेमंद लग रहा था। पहली बात तो कि भारत का जो ये बाकी के देश है, बाकी के 5 देश थे, तो उनके साथ क्या है कि व्यापार घाटा चल रहा है। तो यदि भारत साइन करता तो ये व्यापार घाटा और भी बढ़ने के चांस थे। फिर चीन को मुक्त व्यापार का लाभ मिलने से वो भारत में चीन का आयात बढ़ जाएगा। वैसे भी चीन बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर बेचता है। अगर ये साइन भारत कर देता है तो भारत का पूरा मार्केट चीन के सामान से भर जाता है। देशों को 2 वर्गों में बांटने की भारत की मांग स्वीकार नहीं की गई। क्या? देशों को 2 वर्गों में बांटने की भारत जो मांग की गई थी उसको भारत ने स्वीकार नहीं किया। भारत के अंदर जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से क्या डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो भारत को डर था कि भारत का डेयरी मार्केट ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भारत के अंदर भर जाएंगे। भारत क्या है मोड 4 की जो सेवाएं हैं, मतलब जो दूसरी जगह जाके सेवाएं दी जाती है, उन सेवाओं में अधिक छूट की मांग करता था, लेकिन किसी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फिर निवेश संबंधी जो विवाद है उसमें सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रावधान था। इसमें यह होता है कि निवेश संबंधी यदि कोई समस्या आती है तो सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना होगा, लेकिन भारत इसके लिए स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि इस चीज़ को बायलैटरल समझाया जाना चाहिए, इसको क्या जो अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए किसी भी मुद्दे का। तो बात कहता है भारत ने रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त बनाने पर बल दिया कि जैसे भारत ने किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है तो वह छूट केवल उसी देश को मिलनी चाहिए, सब देशों को नहीं मिलनी चाहिए। और रूल्स ऑफ ओरिजिन के साथ ये छूट आसानी से मिल जाती है। और इसके लिए ऑटो ट्रिगर तंत्र है उसको मजबूत किया जाना चाहिए कि यदि कोई भी सामान रूल्स ऑफ ओरिजिन जो नियम है उसके खिलाफ जाता है तो उस सामान के प्रति क्या ऑटो ट्रिगर तंत्र मजबूत हो जाना चाहिए, अर्थात उस पर बैन हो जाना चाहिए। फिर बात करें हमारे एशियाई क्षेत्रीय मंच, तो क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1994 में क्षेत्रीय एशियाई मंच की स्थापना की गई थी, जिसमें कितने सदस्य बने? 27 सदस्य। तो हमारे 10 का आसियान सदस्य तो है ही, बाकी के इसके अंदर 17 सदस्य और आ जाते हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एशियाई क्षेत्रीय मंच। फिर आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय की बात करें, आसियान का 2015 में स्थापित किया गया साझा बाजार है। क्या है? आसियान का 2015 में स्थापित साझा बाजार है जिसमें वस्तु, सेवा, निवेश और मानव संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है।
क्या होता है आसियान आर्थिक समुदाय में, इसमें 2015 में स्थापित ये साझा बाजार है जिसमें वस्तु, सेवा, निवेश और मानव संसाधनों का क्या होता है, मुक्त प्रवाह होता है। अब ऐसा नहीं है आसियान बहुत अच्छा है, आसियान की भी आलोचना होती है। और अब बात करेंगे आसियान की आलोचना क्यों होती है, आसियान में आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनकी कारण। पहली कमी आती है निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीमापन होता है। क्या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें धीमापन है। तो आसियान का संचालन क्या सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रणाली पर आधारित है। क्या आसियान का संचालन क्या है, जो सर्वसम्मति के पर आधारित है, मतलब सारे मिलके उस पर निर्णय लेंगे, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुरंत निर्णय लेने में बाधा बनती है। कोई इंपॉर्टेंट निर्णय हो जिसमें तुरंत निर्णय लेना हो तो ऐसे टाइम पे ये चीज़ सही नहीं होती कि सबकी राय ली जाए। ये विषय प्रणाली विशेष रूप से तब समस्या बनती है जब सदस्य देशों के बीच में मतभेद हो। तो किसी मुद्दे पर सारे देश है उनमें क्या मतभेद है, तो ऐसे टाइम पे फिर वो निर्णय हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि दक्षिणी चीन सागर विवाद, तो इसमें सारे से देश क्या है, एक मत नहीं है, इसी वजह से इसका समाधान नहीं हो पा रहा। फिर दक्षिणी चीन सागर विवाद में निष्क्रियता, मतलब इतने सारे देश है, इतना बड़ा संगठन है, इसके बावजूद दक्षिणी चीन सागर का समाधान नहीं कर पा रही। बात करें दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन और आसियान देश, विशेष रूप से फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई, इनके बीच में विवाद है। कौन कौन से देश है जिनके बीच में विवाद है, हमारे फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया और ब्रुनेई, तो इनके बीच में काफ़ी बड़ा विवाद है। तो इसी वजह से इस पर कोई खास फैसला नहीं हो पाता है। आसियान चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भी असफल रहा है। आसियान क्या है, चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है देश के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, उसको रोकने में भी असफल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ देश क्या चीन से निकट संबंध रखते हैं, जैसे कंबोडिया और लाओस, ये क्या चीन से बहुत ज़्यादा निकट संबंध रखते हैं, इसी वजह से ये रोक नहीं पा रहे हैं। फिर आसियान कोई ठोस संयुक्त रणनीति नहीं बना पाया है। क्या आसियान क्या कोई ठोस संयुक्त रणनीति नहीं बना पाया जिससे चीन अपनी समुद्री विस्तार की नीति को जारी रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि आसियान इसको रोकने में असमर्थ है, इसीलिए चीन आगे आगे बढ़ रहा है। फिर म्यांमार संकट है जिसमें रोहिंग्या संकट और जो वहाँ सैन्य शासन है उन दोनों के परिप्रेक्ष्य में आता है कि 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद आसियान ने 5 पॉइंट कंसेंसस जारी किया था, लेकिन ये प्रभावी साबित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आसियान का एक सदस्य हमारे म्यांमार भी है। इस वजह से क्या जो उनका 5 पॉइंट कंसेंसस था वो लागू नहीं हो पाया। आसियान म्यांमार की सैन्य सरकार पर दबाव डालने में असफल रहा और वहाँ की हिंसा को रोक पाने में भी असफल रहा है। फिर आर्थिक एकीकरण में सीमित असफलता। क्या आर्थिक एकीकरण में सीमित सफलता की बात करें तो आसियान आर्थिक समुदाय AEC, तो इसका उद्देश्य क्या क्षेत्र में एकीकृत बाजार उत्पादन केंद्र बनाना था, लेकिन सदस्य देशों के बीच में असमान विकास दर है। क्या सदस्य देश है उनके बीच में क्या असमान विकास दर है और व्यापार बाधाओं के कारण ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। बात करें गहरे आर्थिक एकीकरण के कारण लिए, क्या गहरे आर्थिक एकीकरण के लिए आवश्यक नीतियों में समन्वय की कमी बनी हुई है। जो गहरे आर्थिक एकीकरण के लिए क्या आवश्यक जो नीतियाँ बनती है उसमें समन्वय की कमी बनी हुई है। फिर बाहरी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता है। जो बाहरी शक्तियाँ हैं उन पर बात की जाती है, जैसे चीन है, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इन देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता होती जा रही है। तो बात करें आसियान का जो क्षेत्रीय सुरक्षा में अधिकतर निर्भरता क्या अमेरिका, चीन, भारत, जापान, यूरोपीय संघ जैसे बाहरी देशों पर होती जा रही है। इसी वजह से संगठन ने अब तक सामूहिक सुरक्षा नीति जो कलेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी है ये विकसित नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए जो हमारे आसियान है तो आसियान ने खुद की कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी विकसित नहीं की है। जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संकटों में इसकी भूमिका सीमित ही रहती है। जिससे क्या होता है क्षेत्रीय जो सुरक्षा संकट है इसमें इसकी भूमिका सीमित ही रहती है। फिर बात करें मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उदासीनता। क्या मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उदासीनता की बात करें तो आसियान के कई सदस्य देश लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर है। आसियान के कई सदस्य देश क्या लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर है, लेकिन संगठन इस पर कोई कड़ी नीति लागू नहीं करता, मतलब ऐसा कुछ नहीं करता जिससे सभी देशों में क्या लोकतंत्र आ जाए, तो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा कड़ा। म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड में लोकतंत्र मानवाधिकार हनन के मामलों पर आसियान में कोई कदम नहीं उठाए, जबकि हमारे म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा जो मानवाधिकार और लोकतंत्र का हनन हुआ है। फिर पर्यावरणीय चुनौतियाँ और जलवायु परिवर्तन की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में
प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आसियान ने अब तक कोई प्रभावी क्षेत्रीय नीति को लागू नहीं किया है। फिर आता ट्रांसबाउंडरी स्मॉग, जो धुआं है, ये इसका संकट की बात करें तो विशेष रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया के जंगलों में लगने वाली आग इसका कारण बनी हुई है और इसका भी समाधान नहीं कर पाया आसियान। अब ये आसियान की तो खुद की समस्या थी। अब बात करें भारत और आसियान के संबंधों की। आसियान के साथ भारत के संबंधों की शुरुआत 1991 में जो लुक ईस्ट नीति थी इसके साथ ही हो गई थी। भारत की जो लुक ईस्ट नीति थी इसके साथ भारत और आसियान के संबंधों की शुरुआत हो जाती है, जिसे 2014 में बदल दिया जाता है लुक एक्ट ईस्ट नीति से। 2014 में किससे बदल दिया जाता है? एक्ट ईस्ट नीति से बदल दिया जाता है। 1992 में भारत आसियान का एक क्षेत्रीय वार्ता भागीदार, कि भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार और 1995 में पूर्ण वार्ता भागीदार बन जाता है। 1992 में तो क्या होता है? 1992 में भारत के आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बन जाता है और 1995 तक आते आते पूर्ण वार्ता भागीदार बन जाता है। फिर 2002 की बात करें तो 2002 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो जाती है। क्या होता है? 2002 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो जाती है और 2005 तक आते आते भारत ईस्ट एशिया समिट है इसका सदस्य बन जाता है। तो ईस्ट एशिया समिट है इसका सदस्य कौन बन जाता है? भारत बन जाता है। कब तक? 2005 तक आते आते। 2009 में भारत और आसियान के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ जो 2010 में लागू होता है। क्या RCEP अलग चीज़ है, लेकिन भारत आसियान के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता होता है वो 2010 में लागू हो जाता है, जबकि 2009 में ये समझौता हुआ था। फिर बात करें 2012 में आसियान के साथ सामरिक साझेदारी का समझौता हुआ। क्या हमारे 2012 में आसियान के साथ क्या होता है? सामरिक साझेदारी का समझौता होता है। 25 जनवरी 2018 को यादगार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्या हमारे 25 जनवरी 2018 को क्या होता है? यादगार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके संबंध के 25 साल पूरे हो जाते हैं। इनके भारत और आसियान के संबंधों के कितने? 25 साल पूरे हो जाते हैं। इसी मौके पर क्या बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। पहला निर्णय होता है कि भारत और आसियान के बीच तीसरी कार्य योजना 2016 से 2020 को लागू किया जाएगा। क्या 2016 से 2020 को लागू किया जाएगा? 2022 तक हमें क्या करना है? उस समय तय किया गया था कि द्विपक्षीय व्यापार है इसको $200 बिलियन तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना? $200 बिलियन तक ये जो द्विपक्षीय व्यापार है इसको पहुंचाना था। फिर IMT हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, तो इसको कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक जोड़ा जाना था। तो ये बात की गई। क्या IMT हाईवे है इसको कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से जोड़ा जाना था। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसकी लंबाई 1360 किलोमीटर की तय की गई थी। जो भारत का जो NHAI है उसके द्वारा ये बनाया जा रहा था। तो 1360 किलोमीटर का भारत, म्यांमार और थाईलैंड 3 देश इसके अंदर शामिल थे। फिर इसमें कहा गया कि इस जो हाईवे है इसको कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक भी बढ़ाया जाएगा, मतलब इसको लगभग 3200 किलोमीटर तक लेकर जाया जाएगा। फिर दोनों के बीच में क्या, आसियान और भारत के बीच में आपदा प्रबंधन में भी सहयोग किया जा रहा है। 2015 में भारत आसियान मुक्त समझौते में सेवाओं और निवेश को शामिल किया गया, जो आगे जाके 2015 में जाके लागू हो जाता है। अब बात करें आसियान और भारत में विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। आसियान क्या, भारत में विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है, मतलब भारत के अंदर जितना भी निवेश होता है विदेशी निवेश, उसमें आसियान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ से पैसा आता है। भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में सिंगापुर के द्वारा मदद की जा रही है। क्या हो रहा है? भारत का जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें सिंगापुर के द्वारा मदद की जा रही है। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो वर्चुअल रूप से हुआ था उसमें वर्ष 2021 से 25 के लिए नवीन आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया। जो 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन है जो वर्चुअली रूप से हुआ था उसमें वर्ष 2021 से 2025 के लिए नवीन आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया। अब बात करें दोनों देशों के बीच में मैकोंग गंगा सहयोग भी किया जा रहा है। तो दोनों देश का मतलब आसियान और भारत के बीच में 2000 से ये शुरू हुआ था मैकोंग गंगा कोऑपरेशन। भारत, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड, इन 6 देशों के बीच में मैकोंग गंगा कॉरपोरेशन। गंगा नदी हमारी भारत की और मैकोंग मतलब जो हमारे आसियान देशों के अंदर बहने वाली नदी है मैकोंग नदी। इसके अंदर 4 विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। कौन कौन से? संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और परिवहन। क्या क्या? संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और परिवहन, इन 4 क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है। अब हम देखेंगे हमारा 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो 2024 के अंदर हुआ था, इसके मुख्य बातों के बारे में देख लेते हैं।
तो 10 अक्टूबर 2024 को लाओस की राजधानी वियतनाम में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब? 10 अक्टूबर 2024 को लाओस की राजधानी वियतनाम में। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके 10 साल पूरे होने का उल्लेख भी किया था और आसियान के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए 10 सूत्रीय योजना पेश की गई। तो उस योजना के बारे में देख लेते हैं। 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 2025 को क्या मनाया जाएगा? आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त पर्यटन गतिविधियों के लिए भारत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। क्या? 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा जो संयुक्त पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उनके लिए। तो ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट आता है एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक का उत्सव, मतलब युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप महोत्सव, हैकाथॉन, संगीत महोत्सव, थिंक टैंक पहल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो हमारे एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक के उत्सव के रूप में। फिर महिला वैज्ञानिक सम्मेलन की बात करें तो आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत क्या महिला वैज्ञानिकों के लिए सम्मेलन आयोजित करना। क्या? आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत क्या महिला वैज्ञानिकों के लिए सम्मेलन आयोजित करना। फिर बात करें हमारे शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी करना। क्या नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियाँ हैं तो उनकी संख्या दुगनी करना और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना किया जा रहा है। तो भारतीय कृषि विश्वविद्यालय उनमें आसियान के छात्र हैं उनके लिए नई छात्रवृत्तियाँ शुरू की जाएगी। फिर व्यापार समझौतों की समीक्षा की बात करें तो 2025 तक आसियान भारत मुक्त समझौता, क्या आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की बात करें तो इसकी समीक्षा की जाएगी। आपदा में लचीलापन की बात करें तो हमारे आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भारत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा। क्या आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भारत क्या करेगा? 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। फिर स्वास्थ्य मंत्रियों के संवाद की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान भारतीय स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच नियमित संवाद स्थापित करेगा। क्या है? हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए आसियान क्या करेगा? भारतीय स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच नियमित संवाद स्थापित करेगा। फिर बात करें डिजिटल साइबर नीति तो आसियान भारत साइबर नीति वार्ता का एक नियमित तंत्र शुरू करना होगा। तो इसमें क्या करेगा? करना होगा आसियान भारत के बीच में क्या साइबर नीति वार्ता का एक नियमित तंत्र शुरू करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसके तहत क्या भारत और आसियान के बीच में क्या जो हमारे साइबर नीति है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला की बात करें, वर्कशॉप की बात करें ग्रीन हाइड्रोजन पे तो हमारे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमारे ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। फिर माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान तो जलवायु पुनरुत्थान की दिशा में इस अभियान में आसियान नेताओं को शामिल करने के लिए भी बुलाया गया था। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के 10 पॉइंट थे आसियान के और भारत की जो बैठक हुई थी अक्टूबर के अंदर 10 अक्टूबर 2024 को 21वीं बैठक तो उसके अंदर तय किया गया था। तो इस तरह आज हमने भारत और आसियान के बारे में देखा, आसियान के सभी पहलुओं को ध्यान से देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।